अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर हों। आलमी हालात हाज़िरा। आज सुबह से लाइट नहीं थी, इस लिहाज से ताख़ीर से जो है वीडियो बना रहा हूँ। अभी जुमा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो इत्तिफा इस हुस्न इत्तेफाक के लाइट आ गई, तो मैं सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर वो इस्लामिक नेटो अलायंस बनने जा रही है, और हो सकता है कि आज उस पर दस्तखत हो जाए 3 ममालिक के दरमियान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब। अब ये जो है अलायंस जो है, शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं, उनके साथ जासिम मुनीर भी, फील्ड मार्शल, और तैयब अर्दगान साहब भी। जद्दा में जो है ये साइनिंग सेरेमनी होने वाली है। इतने दिनों से जो खबर सुन रहे थे कि इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, तो आज वो फाइनलाइज होने वाला है। तो इससे जो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स में जो है, मतलब एक अलग हलचल होने वाला है। ये नेटो अलायंस जो है, इसराइल के लिए भी सरदर्द है, ईरान के लिए भी सरदर्द है, और रशिया चाइना के लिए भी सरदर्द बन सकता है, और अमेरिका नेटो के लिए भी सरदर्द बन सकता है। तो देखिए क्या होता है, इस पर बात करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान तो जंग कर ही नहीं सकता, तो बस ये है कि डील होने ही वाली है। अब ईरान का मामला यह है कि वो कह रहा है कि भाई तुमसे तो बात ही नहीं हो रही, तो तुम क्यों बक बक कर रहे हो? हमारी बात हो रही ईरान ओमान से। अमेरिका का कहना यह है कि ओमान से बात करो या हमसे बात करो, बात बराबर ही है, ये सब हमारे ही चेले हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला आ रहा है कि ईरान में और ओमान में थोड़ा सा इख्तलाफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के। पहले तो यही इख्तलाफ था कि ईरान कहता था यहाँ से हमें टोल लेना है, और ओमान का कहना था ये कि टोल नहीं ले तो बेहतर है। अब वो अमेरिका के पैसा कौन नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो इस झंझट में फंसना नहीं चाह रहा था। तो फिर यह है कि ईरान ने कहा कि नहीं, लेना ही लेना है, वरना जो ईरान अकेले ही वसूलना शुरू कर देता तो वो भी जो क्लेम भी ख़त्म हो जाता। अब यह है कि कितना लेना है। तो इसमें यह है कि ओमान का कहना यह है कि 2-3% ले लेते हैं यहाँ से। जहाज़ यहाँ से गुजरते वक्त जो है ईरान के वाटर से गुजरेगा, और आते वक्त जो है, वापस जाते वक्त जो है, ओमान के वाटर से गुजरेगा। अब आपको लग रहा होगा कि नक्शे में कि ये जो है यूएई के जो है ये है, तो यूएई का नहीं, ये देखिए ये जो यूएई यहाँ तक है, ये जो काला सा है ना, और ये जो पोर्शन है ये ओमान का है, ये ओमान ये है, और फिर ये जो टिप है ये भी ओमान का। तो ओमान का कहना यह है कि 2-3% ले लेते हैं, लेकिन ईरान कहता नहीं, जो भी जहाज यहाँ से गुजरेगा उस पर जितने भी मालियत के सामान होंगे उसका 7% हमें लेना है। इसी के ज़रिए से अमीर बन जाना है। यानी अंदाज़ा लगाया गया तो 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वसूली होनी है। अब ये है कि मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। अब लालच बुरी बला वाले मामला है ना हो जाए। और ये है कि अगर यहाँ पर ईरान जो है इसके ज़रिए से कमाना शुरू कर दे, बस ये है कि ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई यहाँ पर हमारा कंट्रोल है, जब चाहेंगे बंद करेंगे, जब चाहेंगे खोलेंगे। अलामत के तौर पर 1% 2% रख लें, जितना उनका खर्च आता है इसको मेंटेन करने में, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर जो है बिल्कुल गर्दन ही दबाने वाली बात हो जाए, तो एक तो यह है कि बैकफायर भी कर सकते हैं। तो लोग कहेंगे कि 7-7% हर जहाज़ को कौन देगा, उससे बेहतर है कि एक मरतबा मुनज़्ज़म होकर के ईरान को डिफीट ही दे दिया जाए। सब लोग मिल जाएंगे तो क्यों ना डिफीट दिया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर यही फार्मूला सब लोग अपनाने लगें, यहाँ पर बाबल मंदिर पे हौसी अपना लें, यहाँ पर जो इजिप्ट कह दे कि हम जो फीस लेते हैं वो ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर जो है तुर्की बास्फोरस में कहे कि हम ज़्यादा लेंगे, स्पेन मोराको कहे कि जबराल्टर पर हम ज़्यादा लेंगे, मलक्का पे मलेशिया इंडोनेशिया के हम ज़्यादा लेंगे, तो फिर तो बिजनेस कर लिए सब लोग। क्योंकि एक मरतबा कोई रास्ता दिखा देता तो सब लोग फिर वैसे ही करते हैं। तो ये हाँ, अलामत के तौर पर 1% आधा% ले ले तो बस समझ में आती। लेकिन ईरान तो अभी अलग ही जो है जोश में है, जज्बे में है,
तो उस लिहाज से तो मतलब अलग लेवल पे है। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा है, देख ही लीजिए, पहले देखिए। ट्रम्प से ईरान कैन नॉट गो ऑन मच लॉन्गर इन द वॉर, हुर्मुज डील क्लोज, कह रहा क्लोज है। अब यहाँ पर जो है सऊदी अरब, अब ईरान के पास जो ट्रम्प कार्ड क्या है कि अमेरिका मारेगा हम पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, हमारे जो है ऑयल को तबाह कर सकता है, हमारे बिजली को तबाह कर सकता है, ये सब उसके पास ताकत है। लेकिन बदले में हम अमेरिका को तो नहीं तबाह कर पाएंगे, लेकिन अमेरिका के जो है इलाही इत्तेहादियों को तबाह कर देंगे हम भी, कुवैत को, सऊदी को, यूएई की, सबको तबाह कर देंगे। अब इस तनाजुर में देखिए कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का अलायंस होने जा रहा है, ट्रायंगल। तो अब अगर जो है अमेरिका अगर जो है ईरान को सताता है, और फिर अगर ये लोग जो है सऊदी पर अटैक करते हैं, और फिर उसमें इस अलायंस की वजह से पाकिस्तान भी शामिल हो जाता, तुर्की भी हो जाता है, तो फिर कितना ख़तरनाक मामला हो जाएगा। ये सब जो है बर्गर खाने वाले लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, तुर्की एक ताकतवर मुल्क है। इस लिहाज से ये जो है दर्द सर वाला मामला है कि वेस्ट एशिया में फिर ईरान इतना आसानी से नहीं कर सकता। अब ये तीनों सुन्नी ममालिक हैं, और इसमें क्या है कि तीनों के पास अलग अलग खसूसियात हैं। तो अब कितनी ही ज़्यादा खसूसियात रहे, लेकिन आप बिखरे रहेंगे तो आपकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन जुड़ जाइए तो फिर ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब पाकिस्तान के पास जो है एटम बम तक है, मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा ही नहीं है। तो जंग में तो ताकत की भी ज़रूरत रहती है, पैसे की भी ज़रूरत रहती है। और सऊदी के पास जो है ताकत नहीं है, लेकिन पैसा है, और जो है इमेज है, खादिमुल हरमैन होने की वजह से मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, चाहे कितने भी हुक्मरान करप्ट क्यों न रहे। और यहाँ पे जो है तुर्की को जो है 1000 साल जो है हुक्मरानी का तजुर्बा है, और ड्रोन वाले मामले में बहुत ज़्यादा ये है, और उसका अपना भी जोन इन्फ्लुएंस है, आज़रबाईजान, ये सेंट्रल एशिया, ये सारी चीज़ें। तो इन तीनों को मिल जाने से, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तुर्की बहुत आगे जा रहा है। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है पाकिस्तान के पास, अब पैसे की कमी है तो सऊदी है, और फिर मोरल इमेज है। तो इस वजह से जो है इस सऊदी, इसके लिए भी, इसराइल के लिए भी परेशानी हो जाएगी, और ईरान के लिए भी परेशानी हो जाएगी। तो देखिए कि ये जो है आज जब दस्तखत हो जाते हैं तो उसके आर्टिकल क्या रहते हैं, फिर उसमें नुकात क्या रहते हैं। ये डिफेंसिव अलायंस है, लेकिन ये समझ जाइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब आप स्टडी करेंगे ना, तो इसी तरह अलायंसेस बनने शुरू हो गए थे। तो ये समझिए कि दुनिया उधर ही जा रही है, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ। फिर भी क्या होता है खुदा बेहतर जानता है। तो ये देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बताते हैं। US President Donald Trump says he expects the war on Iran to conclude pretty soon, बहुत जल्द, and Tehran cannot go on much longer। कहा नहीं, अब ये तो ऐसे बकता रहता है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। The US, Iran and Oman are approaching a temporary deal to reopen the Strait of Temporary, वही नवंबर तक का मामला है। अब ये है कि अमेरिका के लिए है कि नवंबर तक जो है जंग ना करो, नवंबर के बाद जो है इलेक्शन हारे बगैर फिर जो है ताकत से जंग करेंगे। ईरान के पास ये है कि नहीं, इसको जो है जंग पे उकसाओ अमेरिका को, और नवंबर करीब आते आते थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट तेज कर दो, ताकि वो जंग करे और इलेक्शन हारे। तो इस लिहाज से जो है ईरान चाह रहा कि अभी जो है डील ना हो, जंग चले, और अमेरिका चाह रहा कि कम से कम नवंबर तक ना हो। अब क्या वो हथियार वगैरह कम है, तो देखिए हथियार जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल की कमी है, ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हथियार रहते हैं। तो हथियार के मामले में अमेरिका के पास कमी नहीं है, एक पर एक अल्टरनेट वगैरह रहता है। हाँ, ये है कि अभी वो जंग करना नहीं चाहता। हाँ, ये है कि उसको अंधेरे में रखा गया है, ये बात भी आ रही है। पेट एग्जिट पर जो है वो जो
डिफेंस ऑफ वॉर है उस पर बहुत ज़्यादा भड़का है, ये भी रिपोर्ट आ रही है। तो इस लिहाज से जो है ये खबर में भी कुछ ना कुछ दम है कि हथियार की कमी होगी, कोई एक जो है इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी होगी या लॉन्ग रेंज मिसाइल की कमी होगी। ओवरऑल हथियार की कमी नहीं होगी। वो तो समझिए कि अभी चाइना से लड़ सकता है, रशिया से लड़ सकता है, तो ईरान से क्यों नहीं लड़ सकता है। अभी आप समझिए कि अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो तो मेरे हिसाब से, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, आमतौर से तो गलत ही हो जाता हूँ, 20 से 25% ही अमेरिका ने अभी ताकत लगाया है। तो ये बात आप समझ लीजिए, चाहे आप माने या ना माने। अच्छा, आगे क्या है देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस, तुर्किश प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आर होल्डिंग ट्राइलेटरल टॉक्स इन जद्दा। आज ये तीनों होने वाले। हाँ, एक बहुत अहम खबर तो बताया नहीं मैं। Yemeni force have shot down multiple drones a day after they said Houthi strike using suicide drones and ballistic missile had killed at least 18 of their soldiers, गवर्नमेंट ऑफिशियल अल जजीरा ने। तो ये आपको मैं बताऊं कि इस पे बात करते हैं थोड़ा तफसील से। एक और खबर है जो है, सऊदी अरबिया से हौथी वर बिहाइंड द एन अटैक दैट लेफ्ट एटलीस्ट 11 सिविलियन वाउंडेड इन द। हाँ, चलिए इस पे बात करते हैं। बड़ी खबर जो ये आई है, कल ही से आ रही है, यहिया सरी ने बताया कि यहाँ पर जो है यमन में आप जानते खाना जंगी है, तो एक तरफ हौसी हैं जिनका प्रॉपर नाम अंसारुल्लाह ग्रुप है, अब्दुल मालिक अल हौसी, और एक तरफ जो है ये समझे कि इस तरह से डिवाइड है। तो ये इधर जो गवर्नमेंट है ये सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट, और इधर जो गवर्नमेंट है वो ईरान बैक्ड गवर्नमेंट है। तो इसने इस पर हमला किया है और 58 के करीब जो है इसके सोल्जर को मार दिए। और ये फिर समझिए कि 18 जो है ये लग रहा कि मजीद है या क्या है। तो बहुत बड़ा हमला हुआ, बहुत बड़ा। और सऊदी के लिए जो है ये नाक में दम की हुआ, कोई इसका जहाज गुजरने ही नहीं दे रहा यहाँ से, और सऊदी भी इसकी प्लानिंग कर रहा। 42-43 ममालिक के जो है ज्वाइंट फोर्स बनाया है हौसियों को से टैकल करने के लिए, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को ये रखने के लिए, फ्री रखने के लिए। लेकिन हौसी भी डर नहीं रहे, क्योंकि इससे पहले 2016-17 में भी सऊदी ने बहुत बड़ा कोलिशन बनाया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस बार उसमें जो पाकिस्तान, तुर्की वगैरह भी है, तो देखिए यही कोलिशन जो है बढ़ते बढ़ते कहीं जो है 140 ना हो जाए, तो इससे असल मुझे डर लगता है। ईरान पे जो है एक तो न्यूक्लियर बम का हमला, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, या फिर पूरी दुनिया का जो है ईरान के खिलाफ महाज, जैसे कभी इराक सद्दाम हुसैन के खिलाफ हुआ था। तो ये 3 से डर है। बकिया तो ईरान आराम से, लोकेशन ऐसा है और उसके पास फौजी ताकत है और उसकी पब्लिक इतनी मोबिलाइज है कि वो आराम से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है जंग तेज है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और ये समझिए कि बाबल मंदिर, इसीलिए थोड़ा सा बचा बचा के खर्च कीजिए, और ये जब तक जंग मुकम्मल तौर से बंद नहीं हो जाती है, फजूल खर्ची वगैरह से जो है अवॉइड कीजिए। मकिया तो यहाँ पर जो है असैयद साहब छाए हुए हैं। देखिए अल जजीरा भी वही रिपोर्ट लगा रहा, कैसे ऐसे हो गया, कैसे ऐसे हो गया। ये देखिए, ये है हाउ अब्दुल असैयद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विन टन फ्रॉम इसराइल प्रो इसराइल एस्टेब्लिशमेंट। तो समझिए कि जूइश लॉबी ने तो पूरे जो है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इससे नहीं जीता। और ये बहुत ही कमाल का आदमी है, ये समझिए कि मेडिकल डॉक्टर भी है और फिर जो है पीएचडी डॉक्टर भी है, और इसके जो है नज़रियात वगैरह बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं। ममदानी ही जैसा ये भी टैलेंटेड है। ममदानी तो ठीक है कि वो जो है वो कंपेन करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके माँ बाप का भी बैकग्राउंड वही है फिल्म इंडस्ट्री वाला, तो कंपेन अच्छा कर लेता है। अब वो तो समझिए कि ममदानी तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है खड़ा हुआ, वो जीत गया था। इसको तो पार्टी का सपोर्ट है, लेकिन यही है कि वो नवंबर में जो है इसकी खुद की पार्टी इसका साथ देती है या नहीं देती है, वो देखने की बात है। अब यह है कि डेमोक्रेट वाले जो है इनका साथ देने पे मजबूर भी हैं, क्योंकि बहुत ही थिन मार्जिन है सेनेट में।
3-4 ही का फ़र्क है। अब अगर इंटरनल पॉलिटिक्स करने लगे कि ये मुसलमान है, इसको नहीं आने देना चाहिए और अपने ही कैंडिडेट को हरा दें, तो फिर तो समझिए कि सेनेट में जो है रिपब्लिकन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये आपसी अख्तिलाफ़ात वगैरह को भुला करके पहले जो है पार्टी फर्स्ट करे, तो फिर इसको जिताना पड़ेगा। तो ये करीब मामला आएगा तो पता चलेगा कि क्या है। देखिए, तो ये सेनेट जो है बहुत अहम है, ये समझिए कि 6 साल के लिए। तो ये चंद खबरें थी। और सी ये समझिए कि बांग्लादेश वाले बहुत नाराज़ हो गए हैं इंडिया से, क्योंकि शेख हसीना को जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो ये समझिए कि इंडिया जो है खुद ही पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, या कुल्हाड़े ही पे पाँव मार रहा है। यानी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। शेख हसीना आप समझ जाइए कि वो एक लिहाज से तारीख का हिस्सा बन गई है। जब वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाए, और वहाँ से जान छुड़ा करके भागी, इतनी ही हिम्मत वाली डैशिंग थी, तो यहाँ रहना चाहिए वहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी या लड़ूंगी, जेल में जाऊंगी, कैद हो जाऊंगी, तो फिर भागे ही क्यों थे? इतनी हिम्मत थी। अब उसके पीछे जो है वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट किए जा रही है, अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही है। अब उससे होगा क्या कि बांग्लादेश जो है टोटल जो है वो पाकिस्तान के जो है पास या फिर चाइना के पास। क्योंकि इंडिया वाले जो है, इंडिया की गवर्नमेंट अगर शेख हसीना को जो है गले लगाएंगे, तो फिर जो है यहाँ की गवर्नमेंट जो है तारिकुर रहमान की, वो किसके पास जाएंगे कि तुम हमारे दुश्मन को जो है करीब करोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन के पास चले जाएंगे। तो ये मतलब समझिए कि इन लोगों का एडवाइज़र कौन है, समझ ही में बात नहीं आती। और अभी तो समझिए कि बीजेपी के जो है अकल ही काम नहीं कर पा रही है। अभी देखिए मोहन भागवत जी जो है वो समझिए कि जेनजी से जो है बात कर रहे थे, संवाद, कह रहे थे ये सब एंटी नेशनल नहीं है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान डायरेक्ट डायरेक्ट बोलता था ये सब जो है एंटी नेशनल हैं, तो ये हैं तो वो हैं, दहशतगर्द हैं, ये हैं वो हैं। तो जेनजी का पावर तो समझ में आ गया है। अभी देखिए राहुल गांधी के जो है आज 7 है, कल 8 तारीख को इलाहाबाद में है, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि उनको परमिशन मिल गई। तो अमित शाह जो है इतना अपने आप को दबंग चाणक्य, तो ये वो, और अभी देखिए मतलब है संसद में नहीं जा पा रहे हैं, सदन में नहीं जा पा रहे हैं। संसद जाते हैं, सदन नहीं जाते हैं। कैन यू इमेजिन? यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि भाई आपको आना चाहिए, भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? जैसे हम लोग जो है मदरसा नहीं जाते थे, फिर जो है दूसरे दिन भी भागते थे, तीसरे दिन भी भागते थे। एजेंसी तो अभी वो 7वें आसमान पे है। झारखंड में तो हिला के रख दी गवर्नमेंट को। देखिए वीडियो वायरल हो रही है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मिलने आए थे उसको किस तरह बैठा रहे हैं। अब इस तरह भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेंजी तो जेंजी होते भाई। हम लोग भी जब जेंजी थे तो वाकई में अब सोच सोच करके जो है हंसी भी आती है और लगता भी है कि क्या थे हम लोग। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे भाई, ज़बरदस्ती की लड़ाई मोल लेते थे, और ट्रेन में ज़ोर ज़ोर से जो है बहस करते थे। अब खुल करके जो अफ़गानिस्तान का जो है बारे में उसके साइड लेते थे, अमेरिका को क्रिटिसाइज करते थे, इसराइल की धज्जी उड़ा देते थे। ट्रेन हो, बस हो, मतलब जिनसी तो जिनसी हो, दौर ही अलग रहता है। तो इस लिहाज से जो है जो जो अभी उस उम्र में है, तो अभी तो कि जिनसी तो थोड़ी गाली वाली भी बोलने लगी है, तो थोड़ा वो गलत से कल्चर जा रहा है। बकिया टैलेंट तो है, और ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी में तो गॉड गिफ्टेड सलाहियत लेकर के निकले हैं, तो हर चीज़ को ही मीम बना देते हैं। तो ये तो सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो प्राइम मिनिस्टर भी जो है मजबूर हो गया टिकटॉक पे, इस पे आने पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो अब समझ जाइए कि उल्टी गिनती शुरू है बीजेपी की। अब कितने दिनों के मेहमान हैं ये देखने की बात है। अब यह है कि जितना सलीका से इनको अलविदा कहेंगे, तो आने वाले गवर्नमेंट भी उतनी ही सलीका से जो है रह पाएंगे। लेकिन अगर इनको ज़बरदस्ती हटाए, तो फिर जो गवर्नमेंट बनेगी तो उसको भी उतनी तेज़ी से हटा दिया जाएगा। तो अपोजिशन जो है हटाने में भी जल्दी ना बचाए।
हाँ, धीरे 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 उनकी गलती को उजागर करते 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 इस लेवल के बना दें कि भाई ये लोग नाअहल हैं और ये मुल्क नहीं संभाल सकते, गवर्नमेंट नहीं संभाल सकते, ताकि फिर ये जनरेशन तो इनके बारे में ना सोचे कि इनको गवर्नमेंट में लाना है। तब जा कर के कुछ हो सकता है, वरना तो अभी इनको ज़बरदस्ती अगर समझिए कि श्रीलंका, बांग्लादेश इस तरह के अगर हटा भी दिए तो 5-6 महीना के बाद जो गवर्नमेंट में आएंगे उनके खिलाफ हो जाएगा। जैसे नेपाल में देखे बालान शाह के खिलाफ होना शुरू किया। तो इस लिहाज से ये रास्ता सेफ नहीं है। तो जल्दबाजी जो है वो शैतान का काम होता है। तो ये लोग अब डेयरिंग से बात करें और जिनजी ने तो खौफ निकाल ही दिया है। तो अब जो है और हिम्मत से जो है आगे बढ़े, संघर्ष करे और एसी रूम से निकले, बेडरूम से निकले और लोगों के मुद्दे को यही करे। तो फिर जो है जो भी कमियां हैं बीजेपी की वो आया होंगी, तो लोग जो खुद ही नफरत करने लगेंगे। फिर ख़ास तौर से ज्ञानेश के जो है बारे में हिसाब करे कि ये मामला क्या है, वोट चोरी का नहीं का, और उसके बाद जो है साफ शफाफ जो है इलेक्शन कराए और जो जीते इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। अब फिर जो है ईमानदारी से चलाए। 5-10 साल, 10 साल के बाद फिर करप्शन होना ही है। तो ये जो देखिए फॉर्मूला है। तो अब बीजेपी कितने दिनों तक चल पाती है ये देखिए, 3-4 महीना या 5, ये 2026 निकाल ले तो बड़ी बात होगी। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो लोगों को मुझ पे यकीन है, ऐसे तो मेरी बात ज़्यादातर गलत ही हो जाती है इसमें जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं तभी शुरू किया हूँ। सोनम वांगचुक के ताल्लुक से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन सोनम वांगचुक के ताल्लुक से मुझे पहले ही से डाउट था। तो लेकिन मैं सोचा कि फिर ये भी गलत हो जाए तो और भी हमारे जो बदनामी हो जाएगी, तो मैं खामोश रहा। लेकिन दिल की बात थी तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सोनम वांगचुक की जिस तरह अचानक रिहाई हुई थी, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस जिस तरह उसने जो है अनशन को तोड़ा और क्लीन चिट दिया, वो मुझे लग गया कि ये मतलब मैनेज था। वो उसकी मजबूरी भी रही होगी। आदमी तो हमें ऑनेस्ट दिखता है, लेकिन मजबूरियां बहुत कुछ करा देती हैं। तो इस लिहाज से वो मैनेज था। अब ये आज के दौर में कोई कितना भी ईमानदार बनना चाहे, गवर्नमेंट अगर आपको फंसाना चाहे तो आप बच ही नहीं सकते, ये बात समझ लीजिए। तो इस लिहाज से जो है, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो ट्रांजैक्शन वाला मामला, इनकम वाला मामला है, इनकम टैक्स का इतने कायदा कानून है कि कौन है उसको जो पालन कर पाएगा। तो इस लिहाज से वो मैनेज हो गए होंगे। लेकिन वो उनके अनशन तोड़ने से फ़र्क ही नहीं पड़ा, जिनजी ने अपने हाथ में ले लिया और वो जो है गवर्नमेंट जो सख्ती की उसको वो इंजॉय करने लगे। तो फिर जो है कोई मार खा खा करके आपका मजाक उड़ाने लगे तो फिर तो आप और बेवकूफ़ माने जाएंगे। इसकी वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत जल्द रियलाइज़ हो गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। और देखिए अब आरएसएस को भी पता चल गया। मोहन भागवत जो है जिनजी से कल संवाद किया है और उसमें ऐसा लग रहा था कि पूरा इंटरव्यू बीजेपी के खिलाफ दे रहे। तो ये वक्त और हालात होते हैं। तो जब जो है अच्छा दिन रहता है तो सब चीज़ जो है मिट्टी छुओ सोना बन जाए, और जब बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं जा रहा हूँ सीरतुन्नबी का मताला करने के लिए, और इंशाल्लाह इस बार सीरतुन्नबी हैदराबाद में रिकॉर्ड कराऊंगा शुरू से लेकर के आखिर तक। जज़ाकल्लाह।